सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे लेक्चर में। क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। और ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि हम लाए हैं यूट्यूब फ्रेंड्स के लिए, जितने भी हमारे मित्र हैं यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए खास, सबसे खास सेशन है आज का। और वो क्या है? वो हम कराने वाले हैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस। आज की जो क्लास होगी वो हमारे 6 सेमेस्टर के बच्चों के लिए होगी, जिनका पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चे हैं जो 6 सेमेस्टर में हैं, उनके लिए हम ये लेके आए हैं आज की पीपीटी कह लीजिए। और ये है एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके लिए। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस की जो क्लास होगी आज से यूट्यूब पे आपको फ्री में मिलने वाली है। और इसी के साथ में आप बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। और उसके कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो ये हमारे सेमेस्टर 6 की आज पहली क्लास होने वाली है। ठीक है, ये हमारी क्लास नंबर 1 है। ठीक है, क्लास नंबर 1 है हमारी। क्लास नंबर 1 है जो कि हमारे 6 सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, जिनका पेपर हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जिनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6 सेमेस्टर में पढ़नी है उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। सिर्फ उनके लिए नहीं जो 6 सेमेस्टर में है, बाकी आप किसी भी सेमेस्टर में है, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी या उसके किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं और आपका भी सपना है कि अच्छे नंबर लेके आएँ, तो आपके लिए ये क्लास और आने वाली सभी क्लासेस और जो भी एलियो अपडेट पे क्लासेस आने वाली है वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को, जो कि हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, जहां पे हम लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको पता होगा जो भी हमारे इवन सेमेस्टर हैं, ठीक है, जो भी हमारे इवन सेमेस्टर हैं वहाँ पे एमसीक्यू बेस ही पैटर्न है, आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को हमारी और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको 6 सेमेस्टर में आपके देखने को मिलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। अब क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ अ एनोमोलिक्यूल, ठीक है, एनोमोलिक्यूल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एनोमोलिक्यूल इज 1.95 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको बॉन्ड लेंथ दी गई है, बॉन्ड लेंथ कितनी दी गई है? 1.95 एंगस्ट्रॉम दी गई है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कि कितना होगा एनोमोलिक्यूल का। ठीक है, एनोमोलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें कि इसका आंसर क्या आने वाला है, तो अगर आपको बॉन्ड लेंथ पता है और मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा, जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये हमारा 114.07। अब ये कैसे निकलेगा? ठीक है, अगर आपको पता करना है कि ये कैसे निकलेगा, ठीक है, और आने वाले क्वेश्चन की इसी तरह से आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको ये मेथड दिया गया आप कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालेंगे, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो काम क्या होगा? क्योंकि एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको अपने मोबाइल को उठाना है, ठीक है, अपने मोबाइल को उठाना है और उसमें प्ले स्टोर ओपन करना है। ठीक है, प्ले स्टोर आप ओपन करोगे और वहाँ पे टाइप कर दोगे क्या? सिंपल सा एलयू अपडेट। ठीक है, एलयू अपडेट आपको टाइप करना है। ठीक है, आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा, उस ऐप के अंदर जाना है और जिस भी सेमेस्टर के आप बच्चे हैं, ठीक है, किसी भी कोर्स के हैं, किसी भी सेमेस्टर के हैं, आपको सीधा से एलयू अपडेट ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में जाना है, जो भी आप कोर्स के बच्चे हैं उसमें इनरोल हो जाना है। ठीक है, आप जैसे ही जिस भी कोर्स के बच्चे होंगे उसमें इनरोल होंगे, उसी के साथ में आपको क्या क्या मिलेगा? बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और उन चीज़ों में क्या होगा? आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके कॉन्सेप्ट तो वहीं पे समझ में आएंगे ना लेक्चर के थ्रू, क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस उसके बाद करनी होगी तो आप कहाँ होगे? यहाँ पे, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसकी पीपीटी भी आपको मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं हमारे एलयू में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यही उठ के आ जाता है और आपको पता नहीं होता है, तो उसी में आप लोग मात खा जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। सिंपल सा छोटे से काम करने, सीधे जाना है अपने एलयू अपडेट के ऐप पे। वहाँ पे जिस भी सेमेस्टर, जिस भी कोर्स, जिस भी ईयर में है, आपको सिंपल सा क्या करना है? सिंपल सा आपको जाना है और यहाँ से इनरोल हो जाना है। ठीक है, जिस भी कोर्स के बच्चे हों, आपको एक से एक बेहतरीन टीचर की बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली हैं। सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिए, उसके बाद आइए सुबह जुड़िए हमारे साथ में और यहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि एक बाउंडेशन भी है ना,
तो यहाँ पे हम आपको वो नहीं करा पाएंगे जो आप जिसकी आपकी बेसिक मजबूत हो जाएगी, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको जाना पड़ेगा एलियो अपडेट के ऐप पे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे साथ बनी रहिए और इसी पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहिए, ना कि सिर्फ सेमेस्टर की, बाकी बाकी सभी सेमेस्टर्स की, सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हो गया हमारा कि अगर बॉन्ड लेंथ दी गई हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो एनओ मॉलिक्यूल जो होता है 114.07 हमारा होता है इसका क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है, इनर्शिया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। अब इसमें से ऐसा कौन सा होगा जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को शो नहीं करता है। तो यह हमारा HCl है या H2 है, ये है हमारा H2, ये है हमारा Na2O और ये हो जाएगा हमारा CH4 और ये हमारा है HCl। अब इसमें से कौन सा नहीं करता है। ठीक है, पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कौन नहीं करता है, तो वो होता है हमारा H2O। ठीक है, H2O जो होता है हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को शो नहीं करता है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बस वही आपको काम करना है। एलियो अपडेट के ऐप पे आना पड़ेगा, वहाँ से आपको वीडियोस के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि तभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है, हर एक कॉन्सेप्ट। ये हमारा आज की पहली यूनिट है। एक पहले जो हमारी यूनिट है उसमें एक ही चैप्टर है और उसी चैप्टर से एमसीक्यू दिए गए। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 ऑफ सेमेस्टर 6 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपकी क्लास होने वाली है बहुत ज़्यादा धुआंधार, क्योंकि आप देख रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन है, आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कौन सा नहीं कर रहा है, वो है हमारा H2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। अभी तक हम देख रहे थे कि इंफ्रारेड में कौन शो नहीं कर रहा है, आप पूछ लेंगे आप बताइए शो कौन कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा CO, ठीक है, H2O2 एंड N2। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है जो हमारा शो करता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा को, वो है हमारा CO। ठीक है, CO मॉलिक्यूल जो होता है हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रम को, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम को शो करता है। ठीक है, बाकी जो हमारे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सीधा सा आंसर CO। अब ये सारी चीज़ें कैसी पता चलेंगी वो आपको पता है कि आपको क्या करना है, एलियो अपडेट के ऐप पे जाना है, वहाँ से आपको जिस भी कोर्स में इनरोल करिए, लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि आप जब तक लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तब तक आपके अंदर पहचानने की कैसे किया कैसे पता चलेगा। ठीक है, क्या कंडीशंस होती है पता करने के, कैसे पता चलेंगी, उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, एलियो अपडेट पे जाना है, वहाँ से कोर्स में जल्दी जल्दी इनरोल हो जाइए, क्योंकि आपको भी पता है बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, लिमिटेड टाइम है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे। फिर अगर आप पिछड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पिछड़ना चाहते हैं तो आपको सीधे से कोर्स में रोल हुई और यहाँ से बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आ गया है, द ट्विस्टिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ N2O4। ठीक है, ये है हमारा N2O4 प्लानर। ठीक है, ये हमारा प्लानर विल बी, तो इसका क्या आंसर होने वाला है, N2O4 प्लानर का ट्विस्टिंग मोड कैसा होगा। ठीक है, या तो रमन इनएक्टिव होगा या इंफ्रारेड एक्टिव होगा या इंफ्रारेड, यहाँ पे इंफ्रारेड इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इंफ्रारेड इनएक्टिव, या आप कह सकते हैं नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, या आप कह सकते हैं इसमें से कोई भी नहीं, तो ये होगा आपका रमन इनएक्टिव। ठीक है, रमन इनएक्टिव जो होता है वो हमारा ट्विस्टिंग मोड देखने को मिलता है हमको N2O4 प्लानर मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी, सिंपल सा आपको काम करना है। ठीक है, जो अभी तक बोलते आ रहा हूँ उसी काम पे जाइए, अपने कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करिए। जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले जाइए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद हमारे साथ में प्रैक्टिस करिए, आप खुद लगाइए क्वेश्चन, आप उसका जवाब दीजिए, हम देखते हैं कि आप कितने सही और कितने गलत हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा, आपका पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा या एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा। ठीक है, ये सारे टर्म आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे और मुझे पता है कि इसमें से 80 to 90% बच्चों को ये आंसर भी पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि कैसे आता है।
ठीक है, कैसे पता किया जाता है? यहाँ पे चलो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आपको रट्टा मार के बैठे होंगे तो पता चल गया, और किसी मॉलिक्यूल का आ गया तो आपको कैसे पता चलेगा कैसे निकाला जाता है? अगर आपको नहीं पता है ना तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी टाइप से पूछा जाए तो आप इजीली उसको बता लेंगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आप उस क्वेश्चन को इजीली नहीं टैकल कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, जिसमें आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से पूछा जाए, कितना भी घुमा के पूछा जाए, आप उसको ईजिली पकड़ लोगे। ठीक है, तो इसका जो हो जाता है हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अच्छा, कैसे पता करते हैं कोई भी एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा? तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम जब लोग फिलिंग करते हैं ऑक्टेट में तो वहाँ से हम लोगों को पता चलता है। और पूरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे हमारे एलयू अपडेट पे। ठीक है, तभी आपको, क्योंकि ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, सबको एक साथ में नहीं समझाया जा सकता है। अगर आपको सबको एक साथ में समझना है तो आपको लेक्चर्स अच्छे से देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो होता है हमारा कैसा? वो होता है हमारा पैरामैग्नेटिक। और ये पैरामैग्नेटिक कैसे होता है उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट है इसका, और उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा अगर आपको ये पता करना है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारा पैरामैग्नेटिक कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कि अ मॉलिक्यूल कैन बी एक्साइटेड टू ओनली द नेक्स्ट हायर रोटेशनल लेवल बाई। अब ये आपको पता होगा रोटेशनल एनर्जी भी होती है कुछ। ठीक है, केमिस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, हमारे जो लेवल्स में डिवाइड होते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसमें कुछ डायग्राम्स भी बनते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, ऑक्टेट के फिलिंग विलिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें अगर किसी के लेवल को अप करना हो, ठीक है, अ मॉलिक्यूल कैन बी एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में अगर उसको पहुंचाना है तो उसमें कौन सी एनर्जी को हमको बढ़ाना पड़ेगा? ठीक है, तो कौन सी एनर्जी के थ्रू हमारी रोटेशन एनर्जी की जो उसका लेवल होगा एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, या रिलीज ऑफ एनर्जी, या अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, या द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें से क्या होगा? आप एब्जॉर्प्शन एनर्जी का यूज करेंगे, या आप उसमें से एनर्जी को रिलीज कर देंगे, या अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको कभी कोई चीज किसी को बढ़ानी होती है तो आपको क्या करना होता है? कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा, तभी वो जाके बढ़ेगा। ठीक है, तभी वो जाके बढ़ेगा, कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो देने के लिए क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तभी उसका जाके वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा। हमारा कोई भी मॉलिक्यूल हो तो हमारा एक्साइटेड स्टेट में तभी पहुंचेगा जब उसके पास क्या होगी? एब्जॉर्प्शन एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इसका हो जाएगा हमारा क्या? बिल्कुल सही क्वेश्चन। ठीक है, इसके सबके पीछे के एक कॉन्सेप्ट होता है। हर एक क्वेश्चन का, जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, सबके पीछे अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, कोई भी एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस नहीं है। और ये सिर्फ आपका ऐसा नहीं कि सारी यूनिट के हैं, ये सिर्फ पहली यूनिट है जिसमें सिर्फ एक चैप्टर ही आपका आने वाला है। तो एक चैप्टर में देखिए इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो आप सोचिए जो चारों यूनिट है उसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट होंगे। अगर आपको अच्छे नंबर लेके आना है तो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू है। एमसीक्यू को आप हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में भी कॉन्सेप्ट आपको थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं आपके क्वेश्चन में। और ये देखिएगा एक ही कॉन्सेप्ट पे आपको कई टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप बारी बारी से देखते रहिए, पता करते रहिए, और हमारे साथ इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द आई आर स्पेक्ट्रा ऑफ अ कंपाउंड हेल्प्स इन, जो हमारा आई आर स्पेक्ट्रा होता है वो कंपाउंड को किस में हेल्प करता है? आई आर स्पेक्ट्रा जो होता है हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा होता है। आपको ये भी देखने को मिलेंगे, माइक्रोस्कोपिक भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक से बिल्कुल हेयर सीरियल में पढ़ना है तो आपको लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, और लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे आपके? वो हमारा एक ही ऐप है जो हमें लेक्चर्स को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपको ये जल्दी से जल्दी अपने मोबाइल में चाहिए होगा, और इस समय बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, तो जाइए कोर्स में एनरोल हो जाइए, और अपने जो भी आपके नंबर लाने का सपना है उसको पूरा करिए। ठीक है, तो अब हम बात करें क्वेश्चन की, हमारी जो आई आर स्पेक्ट्रा है किसी भी कंपाउंड को किस में हेल्प करता है? आपका पहला हो जाएगा प्रूविंग द आइडेंटिटी ऑफ द कंपाउंड, ये किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिटी बताने में मदद करता है, या शोइंग द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, ये शायद आ नहीं पाया है इस साइड में, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूल। ओके, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल।
या तो आपको क्या करता है, आइडेंटिटी बताता है किसी भी कंपाउंड की कि उस कंपाउंड की क्या आइडेंटिटी है, या शोइंग द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, या तो कोई भी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसमें प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये आपके हमारे, या इसमें से कोई भी नहीं, नाइदर ऑफ द अबव या बोथ ऑफ द अबव। अब आपको सोचना है कि जो हमारा आई आर स्पेक्ट्रा होता है, अगर आई आर स्पेक्ट्रा के बारे में आपको सभी चीज़ें पता होंगी तो आप इजीली सभी आंसर दे सकते हो, आप इजीली ये बता सकते हो कौन सी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्राई भी कर सकते हो कि आपका कौन सा आंसर होने वाला है। ठीक है, आप भी बैठ के अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ से आप ट्राई कर सकते हो कि आपका क्या होने वाला है आंसर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, प्रूविंग द आइडेंटिटी ऑफ द कंपाउंड एंड शोइंग द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि जो हमारा आई आर स्पेक्ट्रा होता है वो दोनों चीज़ों के बारे में ही बताता है। ठीक है, हमारा आइडेंटिटी ऑफ द कंपाउंड के बारे में भी बताता है और प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, जो भी हमारे मॉलिक्यूल में, ठीक है, जो भी हमारे मॉलिक्यूल में कोई भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बारे में भी हमें आई आर स्पेक्ट्रा बताता है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हर एक टॉपिक पे देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप टॉपिक, जितने भी हमारे पहले चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक्स को एक साथ में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी आपका कॉन्सेप्ट ना छूटे और आप समझें कि कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा आप भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिस कर पा रहे हो, कभी कभी तुक्का मार रहे हो तो लग रहा होगा, तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, अरे हाँ मेरा मुझे आता है, वो तुक्का है आपका। ठीक है, वो आपको आता नहीं है, आपका तुक्का है। अगर आप ऐसे ही तुक्के मारेंगे तो आप सोच लीजिए क्या होने वाला है आपके साथ में। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से तुक्का नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, लेक्चर्स को पहले देखिए। लेक्चर्स कहाँ देखेंगे, पहले अपडेट के ऐप से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, जाइए अच्छे से इनरोल हो जाइए, ऑलरेडी हैं यहाँ पे सारे लेक्चर्स, देखिए। ठीक है, आपको नोट्स भी मिलेंगे यहाँ पे, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी मिलेंगे, और एक्स्ट्रा जो मैं करवा रहा हूँ ये तो अलग से है। ठीक है, ये तो अलग से हैं, जो आइए ये तो कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है आपको। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द रमन एंड द आई आर स्पेक्ट्रा कैन टेल्स अस वेदर। अब हमें रमन और आई आर स्पेक्ट्रा, देखो अभी तक हमने आई आर स्पेक्ट्रा में पहले क्वेश्चन देखा इससे पहले, अब हम रमन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे स्पेक्ट्रा होंगे हम क्वेश्चन तो सबके देखेंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट में जानना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, पहले लेक्चर्स को देख के आना पड़ेगा। ठीक है, पहले लेक्चर्स को देख के आना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपका काम बनेगा। तो हमारा जो होता है रमन और आई आर स्पेक्ट्रा, ये क्या बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल लीनियर और नॉन लीनियर क्या होते हैं। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, तभी तो आप आई आर और रमन स्पेक्ट्रा को बता पाएंगे। उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि रमन और आई आर स्पेक्ट्रा होता क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक आप कैसे किसी भी चीज़ को बता पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने पड़ेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने उसके लिए आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेक्चर्स को देखिए, बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ लेक्चर्स देखने के लिए, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना तो मुझसे पहले आंसर दोगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारे जो रमन और आई आर स्पेक्ट्रा होता है, जो भी हमारा रमन और आई आर स्पेक्ट्रा होता है, हमें किस चीज़ के बारे में बताता है। पहला हो गया हमारा मॉलिक्यूल लीनियर है कि नॉन लीनियर है, दूसरा है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल है, और या तो इनमें से कोई नहीं या तो बोथ ऑफ द अबव। अब कुछ लोग सोचेंगे बोथ ऑफ द अबव जो मतलब यूनिक सा लगता है, अगर ये कहीं मिल जाए ऑल ऑफ दिस या बोथ ऑफ द अबव तो बहुत जल्दी भागते हैं। चलिए यहाँ पे आपका सही भी हो जाएगा, जरूरी हर बार हो। ठीक है, अगर मैं इसको हटा के इसकी जगह पे कुछ और कर देता तब, ठीक है, मैं कुछ और कर देता तब बोथ ऑफ द अबव पे जाते आप, तो वहीं पे गलती हो जाती ना आपसे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है इसके अंदर क्या होने वाला है। तो उन सभी चीज़ों को जानिए, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो बोथ ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ों के बारे में हम लोगों को बताते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ों के बारे में हम लोगों को बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वेव नंबर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, उसको किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये आपकी यूनिट्स है। तो पहली वाली है जो हमारी क्या है, ये सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारी सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे हमारी सेंटीमीटर इनवर्स, एंड देन है हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होने वाला है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो वेव नंबर को कौन सी यूनिट होती है कि वेव नंबर को एक्सप्रेस करती है। तो ये
वेव नंबर को एक्सप्रेस करने की जो यूनिट होती है वो हमारी इन्हीं में से कोई एक होती है, और वो कौन सी यूनिट होती है ये आप लोग एक बार सोचिए। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा तो सोचिए, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। ठीक है, जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं सारे लेक्चर्स दिए गए हैं, आराम से जाइए पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका सही आंसर होने वाला है हमारा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इनवर्स सेंटीमीटर होता है हमारा इसका सही आंसर। ठीक है, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से भी लिखा आपको दिख सकता है। ठीक है, इस तरह से भी आपको लिखा दिख सकता है सेंटीमीटर इनवर्स या 1/सेंटीमीटर। तो ये होती है हमारी यूनिट किसकी, वेव नंबर की। वेव नंबर की यूनिट, और वेव नंबर को इसी यूनिट में एक्सप्रेस भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन, किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन द रमन स्पेक्ट्रा द मिडिल लाइन इज कॉल्ड। अब जो हमारा रमन स्पेक्ट्रा होता है, देखिए रमन स्पेक्ट्रा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और आपको वही चीज़ें नहीं पता कि रमन स्पेक्ट्रा होता क्या है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि रमन स्पेक्ट्रा होता क्या है, तो आप उसको कैसे इतने सारे क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रा हो गया यार, मतलब जितने भी हमारे स्पेक्ट्रा हैं, वो स्पेक्ट्रा टॉपिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पहले चैप्टर से। ठीक है, जो हमारा स्पेक्ट्रा टॉपिक है, तो इस स्पेक्ट्रा टॉपिक को अच्छे से कवर करिए, आकर हमारे एलयू अपडेट के ऐप पे आराम से प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे वहीं पे पहले से ही हैं। तो आपको ये नहीं वेट भी नहीं करना है, आप जाइए आराम से प्रैक्टिस करिए, सारे आपके सीक्वेंस में दिए गए हैं। क्वेश्चंस को वहाँ पे पढ़िए, पढ़े नोट्स बनाना है नहीं बनाइए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहीं पे नोट्स सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आप सुबह आएंगे 9 बजे। ठीक है, सुबह 9 बजे आएंगे आज से अल्टरनेट डे पे, और आपको 9 बजे क्लास मिलने वाली है हमारे यूट्यूब पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि रमन स्पेक्ट्रा जो होता है उसमें जो मिडिल लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो या तो हम उसको क्या कहते हैं, रमन लाइन, या हो जाएगी हमारा फंक्शनल ग्रुप लाइन, या हो जाएगी हमारा रेलिक लाइन, या हो जाएगी नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको क्या लग रहा है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, रमन लाइन, क्योंकि रमन स्पेक्ट्रा है तो रमन लाइन ही होना चाहिए। लेकिन नहीं, आप बिल्कुल गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है वह हमारा रेलिक लाइन, इसको बोलते हैं हमारा रमन स्पेक्ट्रा का मिडिल लाइन। ठीक है, ये हमारी है मिडिल लाइन। ठीक है, मिडिल लाइन है हमारी ये हमारे मिडिल लाइन किसकी, रमन स्पेक्ट्रा की। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रा की ये है हमारी मिडिल लाइन, रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, और अगर आपको सारे स्पेक्ट्रा पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में। रोटेशनल स्पेक्ट्रा इन्वॉल्व्स, अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है उसमें आपको क्या क्या देखने को अब मिलता है। ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमारी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अ वेरी हाई एनर्जी चेंजेस, या नो एनर्जी चेंजेस, या स्मॉल एनर्जी चेंजेस, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा रोटेशन स्पेक्ट्रा के बारे में। देखिए स्पेक्ट्रा से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने आईआर स्पेक्ट्रा पढ़ लिया, हमने रमन स्पेक्ट्रा के बारे में क्वेश्चंस देखे, अब हमारा आ गया रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में क्वेश्चन। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं स्पेक्ट्रा पे कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से बना के रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको देखेंगे कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, और यही क्वेश्चन भी डिक्टो यही क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन में पेपर में आते हैं। ठीक है, यही डिक्टो क्वेश्चन जो होगा आपके पेपर में आपको देखने वाला है, मिलने वाला है जब आप जाएंगे देने एलयू का एग्ज़ाम, क्योंकि आप 6 सेमेस्टर में आपको परसेंटेज भी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ लोगों का जो पिछले सेमेस्टर में है परसेंटेज डाउन हुआ होगा, उसको यहाँ पे उठाने का मौका है। ठीक है, और ये आपका लास्ट मौका है। ठीक है, मतलब 6 सेमेस्टर 3rd ईयर, और ये लास्ट मौका है आपको अपनी परसेंटेज को राइज करने का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परसेंटेज अच्छी बने तो आपको क्या करना होगा, आपको लेक्चर्स देखने होंगे, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, जिससे आपको क्या करें, अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें, सभी क्वेश्चंस को टैकल कर सके। क्योंकि तुक्का मारना ही हर चीज़ का सलूशन नहीं होता है, कभी कभी तुक्का लग भी जाता है, लेकिन उसमें 50-50 होता है। और अगर आपको परसेंटेज बढ़ानी तो आपको 50-50 में नहीं खेलना होगा, आपको 100% श्योरिटी के साथ में काम करना होगा, जिससे आपकी परसेंटेज बढ़ सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं, जो हमारा रोटेशन स्पेक्ट्रा होता है यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है, अ वेरी हाई एनर्जी चेंजेस,
या नो एनर्जी चेंजेस या स्मॉल एनर्जी चेंजेस या नन ऑफ दीज, या इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा स्मॉल एनर्जी चेंजेस। ठीक है, जो हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रम में इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा स्मॉल एनर्जी चेंजेस। स्मॉल एनर्जी चेंजेस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हाई एनर्जी चेंजेस और नो एनर्जी चेंजेस ऐसा कुछ भी नहीं देखने को हमें मिलता है। हमें जो देखने को मिलता है वो होता है स्मॉल एनर्जी चेंजेस। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और जो है हमारा स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये हमारा देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और इसका सिर्फ कितने छोटे से आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द स्पेक्ट्रा कॉज्ड इन द इंफ्रारेड रीजन बाय द ट्रांजिशन इन वाइब्रेशनल लेवल इन डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आर कॉल्ड। एक तरह से ये क्या है, पूरी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, ये डेफिनेशन दी गई है कि इसमें से कौन सा स्पेक्ट्रा होगा आपको बताना है। ठीक है, इसमें से अब कौन सा स्पेक्ट्रा होने वाला है बताना है और ये डेफिनेशन दी देगी। ये किस की डेफिनेशन है ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताना है कि किसकी डेफिनेशन है। तो अगर ये किसकी डेफिनेशन है आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर आप पढ़े होगे तभी तो पता चलेगा। तो समझने की कोशिश करिए। द स्पेक्ट्रा कॉज्ड इन द इंफ्रारेड रीजन बाय द ट्रांजिशन इन द वाइब्रेशनल लेवल इन डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आर कॉल्ड। तो वो कौन सा हमारा होता है जिसमें हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वो कौन सा होता है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वो होता है हमारा कौन सा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक। कौन सा होता है आप थोड़ा सा सोचिए। अगर आपको नहीं सोच पाए तो वो होता है हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है वहीं पे हमको देखने को मिलते हैं जो कि हमारा एनर्जी जो चेंजेस होते हैं वाइब्रेशन लेवल्स में, वहाँ पे चेंजेस देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा कौन सा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, एक तरह से ये डिफरेंस आपके की पॉइंट्स या आपकी डिफिनेशंस, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। अगर एक बार भी आप पढ़ लोगे तो वहाँ से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, रीड नहीं करना है, समझना भी है, क्योंकि समझना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी आप चीज़ को पढ़ोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, एक थ्योरी टाइप के एक सीरीज़ में पढ़ोगे या एक स्टोरी टाइप में पढ़ोगे तो आपको याद रहेंगे। आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा आपको क्या याद रहता है, स्टोरीज याद रहती हैं। ठीक है, स्टोरीज याद रहती है। क्यों याद रहती है, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में चलती हैं सारी चीज़ें। हर एक चीज़ का जो भी पीछे उसके कॉन्सेप्ट होता है वो सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो सारी चीज़ें आपको पता होती है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं तो आप कुछ भी नहीं पता कर सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आपको अपनी गलतियां भी पता चलेंगे कि आप क्या रह गया है जो हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई को करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, द इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ। अब हमने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी हमने लोगों ने देखा है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो हमारा क्या करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक देखिए जितने भी स्पेक्ट्रा है आपके, धीरे धीरे सारे स्पेक्ट्रा आपके कॉन्सेप्ट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जितने भी स्पेक्ट्रा हैं आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से देखिए हमने आईआर पढ़ा, रमन पढ़ा, इंफ्रारेड, रोटेशनल पढ़ा। ठीक है, अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक आ गया है। ठीक है, मतलब जितने भी आपके पहले चैप्टर में स्पेक्ट्रा है धीरे धीरे आपके सारे सामने आते रहेंगे, लेकिन आपको सबके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आप कन्फ्यूजन भी इसमें क्रिएट हो सकती है ना कि इतने ज़्यादा स्पेक्ट्रा और सारे के सारे स्पेक्ट्रा ही हैं, तो कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है भाई, लेक्चर देखने पड़ेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तभी तो आप ये सारी चीज़ों को पता कर पाओगे। नहीं तो कैसे पता कर लोगे। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तभी ये सारी चीज़ें होने वाली है, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत आप पढ़ सकते हो ना, दिक्कत में हो सकती है, क्योंकि फिर आपको परसेंटेज जो होगी उसकी बैंड बच जाएगी। अगर आपको परसेंटेज में कोई भी कसर नहीं छोड़नी, अपनी पढ़ाई में कोई भी कसर नहीं छोड़नी, क्योंकि पढ़ाई का मकसद क्या होता है, आपको परसेंटेज बनानी है। ठीक है, कोई भी पूछता है, ये नहीं पूछता आपने कितना पढ़े हो, क्या पढ़े हो, कोई नहीं भाई, परसेंटेज पूछते हैं सब लोग। ठीक है, आज के टाइम पे सभी लोग परसेंट पूछते हैं और हर जगह यही चीज़ पूछी भी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को करना है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, तो आइए, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बॉन्ड। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइंस, अ लार्ज नंबर ऑफ पीक्स। तो यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में से आपको कौन सा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें किसी न किसी स्पेक्ट्रा में देखी जाती है। ठीक है, ये तीनों जो चीज़ें दी गई हैं
जितने हमारे में स्पेक्ट्रा है, हर स्पेक्ट्रा में एक अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में हमको देखने को क्या मिलता है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइंस। ठीक है, ये हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइंस, यहाँ पे हम लोगों को लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी किसी न किसी का है और ये भी किसी न किसी स्पेक्ट्रा का है। ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी होंगी तो भाई इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी एमसीक्यू आपसे हिलेगा। ठीक है, ये तो आप ये कह सकते हो ना, कुछ कुछ एमसीक्यू तो मैंने बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखे, अभी उस लेवल पे तो पहुंचाया ही नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नॉर्मल है जिसमें आपको डर ना लगे। ठीक है, कुछ एमसीक्यू ऐसे होंगे जिसको देख के आपको डर लगा होगा कि यार ये कैसे होगा। तो वो कैसे होगा, वो पढ़ाई करने से होगा, वो लेक्चर्स को देखने से होगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने से होगा। ठीक है, तो आपको अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा आपको रमन इफेक्ट में। ठीक है, द चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी बाय स्कैटरिंग रमन इफेक्ट occurring due to of energy between the incident photon and the scattering molecule। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सी एनर्जी देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, थोड़ा सा पढ़िए इसको एक दो बार, जिसमें आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक दो बार पढ़िए इस क्वेश्चन को और कोशिश करिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से। ठीक है, क्योंकि आपने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है भाई, कोई भी लेक्चर नहीं देखा होगा। जिन लोगों ने कोई भी लेक्चर नहीं देखा होगा उनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। जिन लोगों ने अगर अपनी बुक कॉपी, मुझे 90% पता है कि लोगों ने नहीं खोल के देखी होगी। ठीक है, जिसमें से 30 to 40% ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि इनऑर्गेनिक पढ़नी भी है मुझे, ऐसा भी था क्या। तो ये भी चीज़ें होती हैं भाई, मैं जानता हूँ ना, मैंने भी बहुत लोगों से देखा है उनको ये भी नहीं पता कि पढ़ना क्या है। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि आपको पढ़ना क्या है तो आप सोच लीजिए उस 40% की भीड़ से कट चुके हैं पहले ही। ठीक है, और अगर आपको उस 100% की भीड़ में आना है तो आपको अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, जो टॉपर्स होते हैं वो किसी का वेट नहीं करते हैं। अगर आपको परसेंटेज बढ़ानी है, आप किसी का वेट तो ना करोगे वो पढ़ाई करेगा। तो मैं भी स्टार्ट करूँगा या तो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले भैया किसी बुक को लूँगा, रट लूँगा, ख़त्म। अब उसमें गलत सही कैसा भी हो हमको नहीं फ़र्क पड़ता, हमको वही तुक्के मार के आने हैं, जो उसमें लिखा है वही टिप देंगे, पास तो हो ही जाएंगे। पास तो हो, एमसीक्यू में फेल होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये मैं भी मानता हूँ कि पास हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो, अगर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने नंबर बनाने हैं तो उसके लिए तो आपको सोचना पड़ेगा भाई, क्योंकि सिर्फ पास होने से काम नहीं चलता है आज के टाइम पे। आपको एक्सीलेंट करना पड़ेगा उस चीज़ में। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन लेवल आप खुद देख सकते हो, ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है हर एक फील्ड में। किसी भी फील्ड में जाएंगे, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको कंपटीशन लेवल आपने देखा होगा। आप एलयू में गए हैं तो आपको भी कंपटीशन फेस करना पड़ा होगा, आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे तो हमारा चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय स्कैटरिंग रमन इफेक्ट अकर्स ड्यू टू ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी से होता है, बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड द स्कैटरिंग ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, नहीं रिलीज होता है नहीं एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे होता है हमारा क्या, एक्सचेंज। एनर्जी का एक्सचेंज होता है हमारा फोटोन और स्कैटरिंग मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएटिंग ऑफ हायर वेवलेंथ हैज डैश एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएटिंग होती है उसमें जो अगर हम लोग ऑफ हायर वेवलेंथ, अगर हायर वेवलेंथ की होगी तो उसमें कौन सी एनर्जी आपको देखने को मिलती है, हायर एनर्जी, ठीक है, या लोअर एनर्जी, या इंटरमीडिएट एनर्जी, या जीरो। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, अगर उसकी वेवलेंथ को हायर होगी तो उसकी जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को क्या, लोअर एनर्जी। ठीक है, यहाँ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, लोअर एनर्जी। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप कितनी जल्दी आंसर कर सकते हो। मतलब सोचिए कितने क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन करने हैं ना आपको, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कितनी देर में कर लोगे, हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकेंड। ठीक है, आधे घंटे में आप पेपर कर सकते हो अपने, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारी चीज़ें आपको पता हों। ठीक है,
क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में 75 करने होते हैं, तो आप 75 कर सकते हो, क्योंकि 25 क्वेश्चन का आपके पास बेनिफिट है, ये भी तो देखिए। और 25% का वहाँ पे बेनिफिट है, 25% का यहाँ पे भी बेनिफिट है। कैसे? 25% ऑफ मिलेगा आपको एलयू अपडेट के कोर्स पे, ठीक है। आप किसी भी कोर्स में जाके इनरोल होंगे तो आपको 25% ऑफ मिलेगा, इस समय चल रहा है, अगर आप अभी इनरोल होगे, ठीक है। बढ़ सकता है भाई, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे एग्जाम पास में आएंगे प्राइजेस बढ़ सकती हैं। तो अगर आपको वेट करना है कि भाई देखो, कहीं से तो कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए नहीं बिना आप पेपर के अंदर कैसे एंटर कर लोगे भाई? आपको डर नहीं लगेगा कि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर यार जा रहे हैं, क्या होगा हमारा, ठीक है। अगर उस सिचुएशन में आपको जाना है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको उस सिचुएशन में नहीं जाना कि यार क्या होगा, मेरा डर लग रहा है पास होंगे या फेल होंगे, तो उस कॉन्सेप्ट नहीं जाना है, तो आपको क्या करना है, कोर्स में इनरोल हुई है ना भाई, आपके लिए 25% ऑफ चल रहा है, ठीक है। 25% ऑफ मतलब 25 क्वेश्चन का आपको वहाँ पे बेनिफिट, 25 का यहाँ पे बेनिफिट। कितना बेनिफिट है आपको, और कितना चाहिए भाई पढ़ाई करने के लिए, और कितना चाहिए? कितना ज़्यादा मोटिवेट कर रहा हूँ इतनी देर से, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है तुम लोगों को? पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि कंपटीशन लेवल आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, सारी चीज़ें रहती हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी चीज़ें आपको पहले पता चलती हैं, ठीक है। तो कंपटीशन लेवल क्या है ये आपको भी पता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा लोअर एनर्जी। द फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व इन अ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी लाई इन, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अब ये कौन सी बला होती है, ये सारी चीज़ें भाई पढ़ने पे ही पता चलेंगी, ये कौन सी बला है कौन सी नहीं है, ठीक है। बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है, आपको अपने मोबाइल को कष्ट देना पड़ेगा, अपने हाथों को कष्ट देना पड़ेगा, अपनी आंखों को कष्ट देना पड़ेगा देखने के लिए, लेक्चर्स को बनाने के लिए, नोट्स नहीं बनाने। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी ना, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि नोट्स तो आपको मिल ही रहे ना, उससे पढ़िए, ठीक है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए, क्या चाहिए इससे ज़्यादा ज़िंदगी में, ऐसी ऐसे आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग पूरी ऐस चल रही है, तो उस ऐस का मजा लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो हो जाएगा द फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी लाई इन, तो ये कहाँ लाई करती हैं, ये जो हमारी लाई करती हैं वो होती है हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ से मैं ला रहा हूँ, कहाँ से आएंगे, आपको क्या टेंशन है भाई? क्वेश्चंस लगाने से आपको मतलब है ना, क्वेश्चंस आपको चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है भाई, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे कैसा है, वो क्या लेना देना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सबसे बड़ी कहावत है, आप लोगों ने बचपन से सुनती आ रही होंगी, इसीलिए कहते भी हम लोग प्रैक्टिस करो। लेकिन भाई वो सिर्फ 5% बंदे होते हैं जो प्रैक्टिस रियल में करते हैं, बाकी 95% लोग सिर्फ देखते हैं, और वही 5% लोग सक्सेस होते हैं। 95% लोग बस वही करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है, बहुत कंपटीशन है, ये वो है। पढ़ाई नहीं करोगे तो कंपटीशन का लेवल हमेशा बढ़ता रहेगा, ठीक है। पढ़ाई करो, उस कंपटीशन में आप भी आओ, जो लोग आए हैं वो क्या पागल है, नहीं है ना। तो आप भी कंपटीशन में आओ, अपनी जो अंदर आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको पहचानो और जल्दी से झुको, ठीक है। अभी कंपटीशन को निकालो, अच्छे से काम करो, और क्या चाहिए भाई, इतना ही तो मांगता है ना, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, इनको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ये सारा उसमें आ गया है थोड़ा सा, तो ये होता है हमारा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा पाई टू पाई, एंड दिस वन इज एन टू, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। और ये हो जाएगा हमारा क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा हमारा दिस टू, और यहाँ पे शायद आपको स्टार भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें से कौन सा होगा जिसकी हमारी मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से किसकी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट भी पूछा है, इसमें और भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है, इसमें और भी कॉन्सेप्ट बनते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इसका जो अगर इस टाइप का आएगा तो एक ही आंसर होता है इसमें, ठीक है, वो है हमारा ये, ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टार भी देखने को मिलेगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार देखने को मिलता है, सिग्मा टू सिग्मा पे नहीं करेंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार पे ही करेंगे आपको ऑप्शन को, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है आपको, हमारे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है वो इसी में लगती है कि आपको सिग्मा टू सिग्मा स्टार में सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको लोगों को, सिग्मा टू सिग्मा स्टार पे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करो, ये भी याद रखने का, किसी और में मत मार दीजिए ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको देखने को मिलती है,
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है जिसको थोड़ा सोचिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल गिव्स माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। अब इसमें से कौन सा होगा जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम को देता है। ठीक है, कॉल भी आ जाती है बीच में। चलो हम लोग देखते हैं कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, आप देख रहे हैं स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रम, जितनी भी चीज़ें हैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई। क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, क्या फ़र्क है आप लोगों को। आपको पढ़ने से मतलब है कि पूरी यहाँ पे फिल्म बनानी है। ठीक है, छावा। ठीक है, छावा नहीं बनाना है। ठीक है, तो आपको कोई पिक्चर नहीं बनानी, यहाँ पे आपको अपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करके आ रहे हो लेक्चर से वहाँ पे इसको अप्लाई करो। देखो आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी अगर आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपर हैं, ठीक है, तब तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप बढ़िया अटेंड करो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मतलब आपको सोचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए जल्द से जल्द। ठीक है, तो ये है कि हमारा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम कौन से में फॉलो होता है। ठीक है, तो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर है क्या है, H2 है। ये हमारा H2 है। ठीक है, ये हमारा Cl2 है, ये हमारा HCl है, और ये हमारा क्या, CO2। हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से कौन सा आपका सही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 7 करोड़ रुपीज़। 7 करोड़ का क्वेश्चन आपके लिए। तो 7 करोड़ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो बताएगा उसको मिलेंगे 7 करोड़। लेकिन कब, जब आप सिक्योर करेंगे 90%, और अगर वो होंगे आप हमारे कोर्स में इन्वॉल्व, तो आपको मिलेगा हमारी तरफ से एक उपहार। ठीक है, देखिए क्या राइमिंग बनाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, HCl। ठीक है, ये है हमारा HCl हाइड्रोक्लोराइड, जिसमें हम लोगों को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ठीक है, तो किसमें मिलता है हमें देखने के लिए, हमारा HCl मॉलिक्यूल होता है, उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, जो कि है हमारा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2O। H2O ये क्या है, एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, H2O हैज़ द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ द वाइब्रेशन। कितने नंबर ऑफ मोड्स होते हैं। ठीक है, तुक्का मारने वाले मार सकते हैं। ठीक है, नंबर ही तो है, नंबर्स में तुक्का मारने में और आसान होती है। 3, 6, 4, 9। ठीक है, 9463 मोबाइल नंबर। ठीक है, 94630024, ऐसा कोई भी मोबाइल नंबर नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से मोबाइल नंबर दिया गया है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर नहीं बनना है, आपको सही आंसर बताना है कि इसमें से सही आंसर आपका क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आपको H2O ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में आपको नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने देखने को मिलते हैं, 6 देखने को मिलते हैं, 4 देखने को मिलते हैं, 3 देखने को मिलते हैं, या 9 देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा क्या, 3। ठीक है, दिस इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल पूर्णतः सत्य आंसर है। ठीक है, यही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है आपका कि कितने देखने को मिलते हैं डायटोमिक H2O। ये सिर्फ H2O की बात कर रहा है, और किसी में मत मार देना कि हाँ भाई 3 देखने को मिलते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, H2O में सिर्फ। ठीक है, आपको पता होगा बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, अगर आपने कभी भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा, ठीक है, इसके बारे में, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। लेकिन नहीं पढ़ा है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको करनी पड़ेगी क्या, लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। भाई पढ़ो ना, कितनी बार बोल चुका हूँ, अब नहीं बोलूँगा, पढ़ो। ठीक है, पढ़ो, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, तो जो हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है उसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, शॉर्टर वेवलेंथ, हाइयर इंटेंसिटी, लोअर वेवलेंथ, लोअर इंटेंसिटी। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये रहा आंसर आपका। ठीक है, आपको देखने को मिलता है इसमें क्या, लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ आपको देखने को मिलती है बैथोक्रोमिक शिफ्ट की। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है हमारे, और इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन विच एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसी कौन सी एनर्जी होती है जिसमें हम लोगों को
क्या नहीं रिक्वायर होता है भाई? अप्रोक्सीमेशन नहीं रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बॉर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। ऐसी कौन सी एनर्जी होती है? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यही वो क्वेश्चन है जो आपको दिला सकता है क्या? 7 करोड़ KBC, ठीक है। कौन बनेगा टॉपर? ठीक है, इसको नचना ऐसे, के कौन बनेगा टॉपर? KBT फ्रॉम LU, थ्रो, थरो, LU अपडेट, उसको मिलेगा हमारी तरफ से एक उपहार, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए उपहार तो आइए हमारे साथ में बनिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के टॉपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन विच एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। जिसमें ऐसी कौन सी एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड नहीं होती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसोलेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो आपकी नज़रों के सामने ये रहा, ठीक है। दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, यह पूर्णतः सत्य आंसर है, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो उसकी फंडामेंटल वाइब्रेशन रिक्वायर्स इन द IR स्पेक्ट्रम ऑफ CO2R। कितने हमको फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज रिक्वायर्स होती हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बताएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग मारेंगे इसमें तुक्का, और वो तुक्का नहीं मारना है आप लोगों को। और ये हमारा क्या CO2 है। अगर मतलब कुछ लोगों को लग रहा है यार ये क्या कर दिया है, भाई हो जाता है टाइपिंग में, इतना तो चलता ही है, ठीक है। CO2 लिख तो दिया है, काहे परेशान हो रहे हो? तो इसमें कितने होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधे मारो 4, ठीक है। सीधे मारोगे क्या? 4। अब कोई भी बात नहीं होगी, सिर्फ होंगे क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं आप लोगों के लिए, 2-3 क्वेश्चन और है, फटाफट उनको भी ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। आपके क्वेश्चन सामने ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो रमन स्पेक्ट्रम? बताओ भाई। पिछले वाले बड़ा मजे से किए थे ना रमन स्पेक्ट्रम वाला, क्योंकि उसमें क्या मिल गया था? उसमें कुछ नहीं मिला था। इसमें क्या मिलेगा? इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। जल्दी आंसर बता दो भाई। एक बार तो एक क्वेश्चन तो आप कमेंट में कर ही सकते हो। क्या है भाई? ये लास्ट है, हाँ। इसका भाई आंसर मांगता है, ठीक है। इसका आंसर मांगता है कमेंट में, कमेंट में इसका आंसर मांगता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मांगा जाता है आपसे, ठीक है। इसको आंसर करिए, आंसर करिए, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? यहीं से, अबे ख़त्म नहीं हुआ भाई, कहाँ कहाँ कहाँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ चीज़ें बची हैं आप लोगों के लिए, जो बहुत ज़्यादा थ्योरी है, ठीक है। बहुत कुछ समझाना है आप लोगों के लिए। हाँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो भाई, इसको एक तो क्वेश्चन कर ही सकते हो आप लोग, इतनी तो पावर है आप लोगों में कि एक क्वेश्चन को हिला सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको ख़त्म करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद आप आंसर तो बता दोगे हमको, अब इसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे उसके बारे में बात कीजिए। थोड़ी थोड़ी सी बात, बस 2 मिनट की है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बिना समझे कोई चारा नहीं, आप भाग नहीं सकते हो, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले काम है, ठीक है, सबसे पहले काम है कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा भाई, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा भाई। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हमारा ये चीज़, ठीक है। देख रहे हो कितना बढ़िया बॉक्स बनाया है तुम्हारे लिए, ठीक है। इसको जाओ, ठीक है, क्या करोगे? कुछ नहीं करना है भाई, प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है। क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाना है। कहाँ जाना है? प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है। प्ले करो जाके वहाँ पे, ठीक है। और LU अपडेट ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। इसको क्या करना है? डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद क्या रखना है साथ में? नहीं भैया, डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से क्या करना है? कोर्स को इनरोल करना है, ठीक है। कोर्स में आप लोगों को क्या करना है? इनरोल करना है, जिस भी फील्ड के आप लोग हैं, ठीक है मान्यवर, जिस भी फील्ड के आप लोग हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है? सीधा सीधा जाइए, कोर्स में इनरोल हो जाइए, हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। और बढ़िया यहाँ से पढ़ाई करिए, ठीक है। और यहाँ से बढ़िया क्या करेंगे आप लोग? स्टडी, ठीक है।
स्टडी करिए मज़े से, ठीक है। और आज से, ठीक है, अल्टरनेट डे पे, ठीक है, अल्टरनेट डे पे आपको देखने को मिलने वाली है क्या, एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ पे होगी, यूट्यूब पे होगी, बिल्कुल मुफ्त यूट्यूब पे होने वाली है आपकी, ठीक है। टाइमिंग क्या होगी इसकी, टाइमिंग की भी बात की नहीं जानी चाहिए भाई। तो ये होगी आपकी 9 AM टू 10 AM ओनली, 1 घंटे की टाइम प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चंस मैं दूंगा, सोल्यूशन आप भी बताएंगे, हम भी बताएंगे उसके बाद में, ठीक है। कल से मतलब अल्टरनेट डेट पे है ना, परसों से लाइव आएंगे आपके साथ में, ठीक है। ये रिकॉर्डेड है, अगली नहीं होगी, ठीक है। तो अगली बार से होंगे हम आपके साथ में लाइव। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं इनड, ठीक है। ये होती है यहीं पे इनड। यहाँ पे आप बड़ा बड़ा लिख सकते हो क्या, ऐसा बनाओ बढ़िया सा, ठीक है, ऐसा बनाओ तो बढ़िया सा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आपसे लिखा जा सकता है बढ़िया सा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक, बड़ा बड़ा सा, ठीक है। ये बात, ये बात, ये बात, देखा कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और ये बात, टन टन टन, ठीक है। और यहीं पे इस क्लास को करते हैं हम लोग ख़त्म, ठीक है। इस क्लास को यहीं पे होती है हमारी, अरे यार ये क्या है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या, इसको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे होता है हमारा थैंक यू, ठीक है। और यहीं पे हम लोग करते हैं सेशन को हमारे एंड। ये आज का सेशन हमारा होता है ख़त्म। तो मिलते हैं आपसे हम लोग अगली क्लास में करेक्ट 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे।